ठीक है, ये तो पता है ना सबको। अब क्या हमने समेशन के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में? पढ़ा था क्या? ओके, फॉर्मूला पढ़ा था या कुछ क्वेश्चंस भी किए थे? ठीक है, फाइन। तो समेशंस के फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर हमें nth टर्म तक समेशन निकालना है, सो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हाँ, मुझे याद आ गया। सो a की जगह 2a हो जाता है, बाकी पूरा सेम रहता है, बाहर n/2 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन होता है इंस्टेड ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो हम ये a प्लस l फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऐड करके n/2 मल्टीप्लाई करते हैं, उससे भी अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक सीरीज का समेशन निकल आता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कुछ कुछ क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि उसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है कि नहीं, तो वी विल सी अकॉर्डिंगली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद दिस टॉपिक एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या था? क्या ये भी कर लिया था? आर यू श्योर? जस्ट लुक इनटू दिस क्वेश्चन। If Sn denotes sum of first n terms of an arithmetic progression, Sn equal to 530, कर लिया था क्लास में? ओके, what? ये क्वेश्चन हुआ था, ये क्लास में हमने किया था ना, n की वैल्यू निकाल के। बताइए क्या डाउट है? अगर मैं इसका सॉल्यूशन भी पढ़ा तो वापस समझ में आया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार फटाफट फिर से कर ले। पीछे से दिख रहा है सबको ये क्वेश्चन? इज इट रीडेबल? ओके, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो 3n + 8 अपॉन 7n + 15, फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का, ठीक है, जो nth टर्म है उसका जो रेशियो है वो गिवन है। अभी दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब ऑब्वियसली दोनों के फर्स्ट टर्म अलग होंगे, दोनों के कॉमन डिफरेंस अलग होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर मैं स्मॉल a एंड स्मॉल d ले लूं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो उसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म तक का समेशन क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स है। देखिए n तो n ही रहेगा, n तो दोनों में सेम है क्योंकि हमें n टर्म से ही जाना है। अगर 10th टर्म है तो दोनों में 10th टर्म तक जाना है, सो n मेरे दोनों के लिए कॉमन होगा एंड इट विल बी, जो फर्स्ट वाला है वो होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फर्स्ट वाले का समेशन है। सेकेंड जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका मैं फर्स्ट टर्म क्या लूंगा? कैपिटल A, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कैपिटल D लूंगा। ठीक है, सो n/2, देखिए दोनों में n सेम है क्योंकि वो जो पोजीशन है वो सेम है दोनों का, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 कैपिटल D। यहाँ तक ठीक है। दोनों के समेशन का रेशियो कितना गिवन है हमें? 3n + 8 7n + 15। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? अभी क्या करना है मुझे कि ये देखिए ये कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इस सिंप्लीफिकेशन में क्या करूंगा मैं कि ये जो मेरा न्यूमरेटर है ना, इस पूरे न्यूमरेटर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, और सिर्फ न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर को क्या, तो मैं डिनोमिनेटर को भी कर रहा हूँ जस्ट टू बैलेंस द इक्वेशन, सो द इक्वेशन चेंज ना हो जाए। ठीक है, अब ये 2 को मैंने डिवाइड किया, इंडिविजुअल टर्म्स के नीचे रखूंगा। ठीक है, इंडिविजुअल टर्म्स के नीचे लिखूंगा तो 2a/2 क्या हो जाएगा? a।
और जो सेकेंड टर्म है ये हो जाएगा n-1/2d, ठीक है, और ये बन जाएगा कैपिटल A प्लस n-1/2 कैपिटल D। ये समझ आया क्या चेंजेस किए मैंने? दिस विल बिकम इक्वल टू जो हमारा रेशियो दिया हुआ है 3n प्लस 8/7n प्लस 15। फाइन यहाँ तक। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, ठीक है। अब ये जो हमने इक्वेशन फॉर्म किया ना सिंप्लीफाई करके, इसमें मैं n की ना कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, ये इक्वेशन ट्रू करेगा, ट्रू रहेगा, इट विल होल्ड ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, बट इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर। क्यों? व्हाई n हैज टू बी अ नेचुरल नंबर? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फॉर दैट मैटर किसी भी सीरीज के साथ हम जब डील करते हैं हम उसके पोजीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, so these are obviously have to be a 1, 2, 3 kind of numbers. It can't be a 1.5 position, ठीक है। There can't be a 0th position. There always have to be the first number which will be the first position, ठीक है। So इसलिए n हमेशा नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है द रेशियो ऑफ द 12th टर्म। 12th टर्म मतलब क्या हो गया? अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म लिखता हूँ a प्लस 11d, ये दोनों स्मॉल में है, डिवाइडेड बाय कैपिटल A प्लस 11 कैपिटल D, ये रेशियो निकालना है। इज दिस अंडरस्टूड कि ये रेशियो क्यों निकालना है, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? ठीक है, ये रेशियो गिवन है और ये रेशियो निकालना है, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। अभी इसका जो LHS है ना इन दिस फॉर्म और इसका जो LHS है इन दिस फॉर्म, दे आर वेरी सिमिलर इफ यू सी। इसका स्मॉल है, ये कैपिटल कैपिटल, यहाँ पे D है, यहाँ पे B कैपिटल D। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे 11 है और यहाँ पे n-1/2 है। सो अगर मैं n-1/2 को किसी तरह 11 कर दूं तो ये दोनों LHS सेम हो जाएंगे, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर n के वैल्यू पे अगर मैं n का कुछ ऐसा वैल्यू डालूं कि ये जो कोएफिशिएंट है ये 11 हो जाए तो ये दोनों LHS सेम हो जाएंगे कि नहीं, और उसी n के वैल्यू को अगर मैं फिर RHS में बाद में डाल दूं तो मुझे ये रेशियो भी मिल जाएगा जो कि एक्चुअली इसका रेशियो होगा। ये पॉइंट आप समझ रहे हो कि नहीं, कि ये इक्वेशन का ये फॉर्मूला यूज करके ना मैं इसको 11 के बराबर कर दूंगा, दीज टू शुड बी इक्वल, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली यही LHS की वैल्यू मिल जाएगी। सो इनको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? n-1/2 को 11 के इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तभी जो भी n की वैल्यू आएगी मैं इसमें डालूंगा तो ये 11d हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या होगी? 23। तो अब मैं अगर n की वैल्यू इसमें LHS में 23 डालता हूं तो क्या हो जाएगा? a प्लस यहाँ पे 23 डाला, 23 माइनस 1 इज 22, डिवाइडेड बाई 2 इज 11, तो 11d हो गया, और डिनोमिनेटर में a प्लस 11 कैपिटल D हो गया, ठीक है। तो LHS में मैंने n की वैल्यू 23 डाल दी, तो इसलिए मुझे RHS में भी n की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी? 23/8 डिवाइडेड बाय 7 ऑफ 23 प्लस 15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आ जाएगा। गॉट इट? इसमें कोई डाउट है किसी को? ओके। Shall we move on? Okay. ये क्वेश्चन शायद हमने नहीं किया था, प्लीज रिमाइंड मी। सपोज ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन नहीं किया ना हमने? ओके फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सपोज ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या बोला जाता है? जो टर्म है ना वही नेचुरल नंबर्स है। पोजीशन तो नेचुरल नंबर होता ही है, लेकिन टर्म्स भी नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज 6/11। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिवाइडेड बाय सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। इसमें क्या है कि सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन फर्स्ट 7 टर्म्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट 11 टर्म इज गिवन एज 6/11, ठीक है। एंड द 7th टर्म लाइज इन बिटवीन 130 एंड 140, ये भी गिवन है, ठीक है। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज, क्वेश्चन समझ आया? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ये बोल दिया कि सारे नंबर्स नेचुरल नंबर है, ये भी गिवन है। अब इन्होंने ये कहा कि जो फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है डिवाइडेड बाय फर्स्ट 11 टर्म्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 6/11। गॉट इट?
और ये भी बोल रहे कि जो 7th टर्म है वो 130 और 140 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, देयर इज अ रेंज विच इज गिवन जिसके बीच में वो लाई कर रहा है, बस पूछा जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मोस्टली आपका ए एंड डी पे ही आ जाता है, you have to eventually find the first term or the common difference, or you have to find this and then find something else after this. तो A and D का ही मेजर गेम होता है इसमें। आप लोग ये क्वेश्चन करना ट्राई करेंगे, एक बार मैं करवा के दिखाऊं ऐसा क्वेश्चन, ट्राई करेंगे, ठीक है, 2 मिनट देता हूँ, ट्राई कीजिए फटाफट, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तो ट्राई हो जाना चाहिए। I think that is correct. Let me see. 9 ही आया था ना? What the hell यार, क्या हो रहा है? I couldn't see वो 9 लिखा हुआ था क्या वहाँ पे? नहीं दिखा आप लोगों ने भी? Okay. Nine hour? Okay. मैंने इतना किया, यहाँ तक सही कहने मैंने H7 और H11 निकाला, उनका इसलिए था 6:11, तो मैंने यहाँ तक तो किया। 7/2 7/4 कैसे हो गया? सर अगर मैं 2 कमरा तो वो नीचे रहेगा ना। नीचे क्यों लगे? ऐसे कैसे नीचे लगेगा? ऊपर लाओगे ना, ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और ये 6/11 टोटल का रेशियो होगा, सिर्फ ऊपर का रेशियो नहीं, टोटल का रेशियो होगा। जो तुमने 2 कॉमन निकाला वो ऊपर आएगा, न्यूमरेटर से कॉमन दिए तो न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच तो सही है, बट ये कंप्लीट अप्रोच मतलब कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। Okay. Yeah, 9 is correct answer. ठीक है, फटाफट देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसा होगा। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, अगर मेरा ए और डी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है, तो फर्स्ट 7 टर्म्स क्या होगा? 7/2 ठीक है, 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 6d अपॉन
11/2 क्योंकि सेकेंड है सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स जो डिनोमिनेटर में रेशियो 2 11/2 2a प्लस 10d दिस इज इक्वल टू 6/11 ये गिवन है। ये इक्वेशन सबको समझ आया कैसे आया? किसी को डाउट है इस इक्वेशन में कैसे आया? ठीक है, अब हमें निकालना है कि 7th टर्म्स कहाँ पे लाई करता है। ओके, बिफोर फाइंडिंग 7th टर्म कहाँ पे लाई करता है, 7th टर्म हमारा क्या होगा a प्लस 6d ये होगा हमारा 7th टर्म इन टर्म्स ऑफ an फॉर्मूला। ये समझ आया 7th टर्म कैसे, सबको ये समझ आया ना? तो विल रीच हियर, यहाँ से इसको सॉल्व करके विल ट्राई टू रीच देयर। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या होगा देखिए, ये 2 कैंसिल, ये 11 और ये 11 भी कैंसिल। इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, 14a प्लस 6 7 42d इक्वल टू 12a प्लस 60d। ठीक है यहाँ तक? इसको यहाँ पे लाया तो ये हो गया 2a, यहाँ पे गया तो ये हो गया 50 18 18d। सो a इज 9 टाइम्स d। ठीक है, अच्छा हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो 7th टर्म है कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है? इट इज लेस देन 140 बट ग्रेटर देन 130। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, राइट? सो ये a जो मेरा हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, राइट? सो मैं a को चेंज करके कॉमन डिफरेंस के टर्म्स में ले आऊंगा। अगर उल्टा होता कि मुझे फर्स्ट टर्म का रेंज निकालना है तो फिर मैं d को चेंज करके a के टर्म्स में ले आता, लेकिन मुझे कॉमन डिफरेंस के बारे में जानना है तो मैं a को चेंज करके 9d कर दूंगा यहाँ पे। इज दैट फाइन? a को 9d कर सकता हूँ क्योंकि मैंने a इक्वल टू 9d निकाला। एवरीवन ओके विद दैट? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 130 लेस देन 9d प्लस 6d लेस देन 140। ठीक है, इसके बाद में नीचे लिखता हूँ 130 लेस देन 15d लेस देन 140। यहां तक समझ आया सबको? ये इक्वेशन कैसे आया? अब मुझे क्या करना है ना, मुझे d की वैल्यू ऐसे निकालनी है जिससे कि वो 130 से ज्यादा हो लेकिन 140 से बड़ा हो। तो ये थोड़ा आपको हिट एंड ट्रायल करके करना पड़ेगा। जैसे d अगर मैं 10 लेता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये 15 से काफी बड़ा नंबर है, सो आई विल स्टार्ट विद 10। d अगर 10 लेता हूं तो 150 हो जाएगा, विच इज greater than 130, that is fine, but it becomes greater than 140 also, so it doesn't work out। ठीक है, तो मैं एक छोटा नंबर लूंगा जैसे कि 9। 15 9 कितना होता है? 135। ठीक है, 135 is greater than 130 and also less than 140। ठीक है, अच्छा 9 के अलावा कोई और d हो सकता है क्या? 8 हो सकता है। अगर मैं 15 8 लेता हूं तो कितना होता है? 120। 120 is less than 130, so 8 doesn't work out। only d की वैल्यू जो 9 है उसकी वजह से ये रेंज सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सो हमारा d वुड बी इक्वल टू 9 एज आंसर। समझ आया सबको ये क्वेश्चन? पक्का? ओके। ये क्वेश्चन देखिए, फॉर अ सीक्वेंस Sn मतलब समेशन टिल n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू 5n² प्लस 3n, देन फाइंड द टर्म nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। Sn तक दिया है हमें, मतलब मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज है 1 2 3 ऐसे करके n तक। ठीक है, तो हमें Sn तक का पूरा समेशन गिवन है। ठीक है, और हमें बताया जा रहा है कि nth टर्म फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे इसका अप्रोच करना है। मुझे सिर्फ ये वाला टर्म फाइंड आउट करना है, वहां तक का समेशन दिया हुआ है लेकिन फाइंड nth टर्म करना है। ठीक है, अगर आप लॉजिकली एक चीज को अंडरस्टैंड करें, मान लीजिए कि n के पहले वाला टर्म है 9, मान लीजिए। ठीक है, सो मुझे गिवन जो Sn गिवन है वो 1 2 3 टिल n का गिवन है Sn, और मुझे सिर्फ n निकालना है। अगर मुझे किसी तरह ये फर्स्ट 9 टर्म्स का भी समेशन पता चल जाता है, ठीक है, तो इस समेशन को मान लो मैं S1 लिखता हूं और मैं इस पूरे n टर्म्स के समेशन से ये S1 को माइनस कर दूं, तो क्या मुझे nth टर्म मिल जाएगा? आप ये समझ रहे हैं? मेरे पास 10 टर्म्स लिखे हुए हैं, 10 टर्म्स के n टर्म्स लिखे हुए हैं, n टर्म्स के समेशन से मेरे पास पूरा इसका एडिशन करके कितना होगा, उसके प्रीवियस 9 टर्म्स का भी मेरे पास समेशन है। लॉजिक समझ रहे आप?
तो अगर मैं पूरे टर्म के समेशन से ये 9 टर्म के समेशन को माइनस कर देता हूं तो सिर्फ लास्ट का टर्म ही बचेगा। लॉजिकली समझ आ रहा है? किसी को डाउट है इस लॉजिक में? कोई डाउट नहीं है। अगर इसी लॉजिक से मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं, इफ फॉर अ सीक्वेंस Sn इक्वल टू 5n² प्लस 3n देन फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब अगर मैं लिखूं Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब Sn हो गया समेशन टिल nth टर्म और Sn माइनस 1 हो गया समेशन टिल एक प्रीवियस टर्म n माइनस 1 टर्म। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो क्या मुझे nth टर्म मिल जाएगा? ये लॉजिक समझ आया सबको? बस दैट्स इट, यही फॉर्मूला है। सो मैं अगर an निकालूं तो मैं Sn तो ऐसे कैसे लिख सकता हूं 5n² प्लस 3n। ठीक है, लेकिन मैं सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा Sn माइनस 1। अब Sn माइनस 1 कैसे मिलता है मुझे? देखिए Sn का फॉर्मूला दिया हुआ है एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। आप n को 1 डालो, 2 डालो, 10 डालो, n डालो, n माइनस 1 डालो, n प्लस 2 डालो, कुछ भी डालो, इट इज वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं Sn माइनस 1 निकालने के लिए n की वैल्यू n माइनस 1 डाल दूंगा। ठीक है, सो इट विल बिकम 5n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। दैट्स इट। ये जो इक्वेशन लिखा है इसमें किसी को क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? किसी को समझ ना आ रहा हो इसका लॉजिक या कैसे ये इक्वेशन बनाया, प्लीज लेट मी नो, कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन। कैन वी मूव ऑन? ओके, सो दिस इज इक्वल टू 5n² प्लस 3n। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखिए इसको सॉल्व करूंगा, क्या बनेगा n² प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बनेगा 5n² प्लस 5 माइनस 10n। ठीक है, ब्रैकेट खोल के प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, अब मुझे दिख तो रहा है कि ये और ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो आंसर क्या बच गया मेरा? नेगेटिव ऑफ माइनस 10n यानी 10n, और 5 माइनस 3 क्या होता है? 2 का नेगेटिव। ये मेरा nth टर्म है। समझ आया nth टर्म कैसे लिखते हैं? ओके, दिस इज जेनरिक क्वेश्चन, इसके बाद हम और स्पेसिफिक क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट आपके अगर स्कूल में बोर्ड एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते पहले। कॉमन टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, नॉट रिलेटेड व्हाटसोएवर। ठीक, कुछ भी रिलेशन नहीं है एक्सेप्ट वन रिलेशन कि दोनों में एक कॉमन टर्म है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक AP है 2 5 8, 3 का डिफरेंस है ना 11 14। ठीक है, और एक AP है 2 4 6 8 10। तो देखिए इसमें 8 और 8 कॉमन टर्म्स आ रहे हैं, 2 अलग ही है पूरे AP। अच्छा 2 भी तो है, ये भी कॉमन है, देखिए। ठीक है, ऑल्दो दोज APs आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, कॉमन टर्म्स ऑफ 2 APs विद कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2, दोनों के कॉमन डिफरेंस भी अलग है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 3, इसका है 2। सो एक का D1 है, एक का D2 है, दोनों कॉमन डिफरेंसेस भी अलग है। आर ऑल्सो इन AP, इनके जो कॉमन टर्म्स होंगे ना ये आपस में AP में होंगे। यानी इसके कॉमन टर्म्स क्या है? पहला तो कॉमन टर्म 2 है, अगला कॉमन टर्म क्या है? 8 है, इसका अगला क्या है मुझे पता नहीं, विल हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, आर ऑल्सो इन AP विद कॉमन डिफरेंस LCM ऑफ 1 and 2। फर्स्ट अर्थमेटिक सीरीज का कॉमन डिफरेंस 3 है, सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस अगर 3 and 2 है तो जो कॉमन टर्म्स मैंने निकाले इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का LCM निकालना आता है ना? कैसे रहते हैं ऐसे 3 2 इस तरह से कुछ टेबल बनाते हैं, राइट। और इसमें आसान इतने नंबर है कि डायरेक्टली हम 6 निकाल सकते हैं। तो ये जो नया सीरीज बनेगा इसका कॉमन डिफरेंस हो रहा है 6। ठीक है, अगर इसका कॉमन डिफरेंस 6 हो रहा है तो ये फर्स्ट नंबर इज 2, सेकंड इज 8, थर्ड क्या होगा 14। समझ आया 14 क्यों होगा? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 6 है। अच्छा 14 इस सीरीज में आएगा, नीचे वाले में 2 का है, इसमें आएगा, हाँ इसमें ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, समझ आया?
इसके बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए इसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एक बार आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझ जाते हैं ना कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है और कॉमन टर्म्स क्या है। बाय द वे ये जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट कॉमन टर्म ही हमें पता हो, हमें कोई भी कॉमन टर्म पता होगा ना तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि A1 ही पता हो इस नए सीरीज का, कोई भी कॉमन टर्म हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दैट विल हेल्प इन सॉल्विंग क्वेश्चन, हाउ वी विल सी। ओके ओके, चलो ये क्वेश्चन दिया है, find 10th common term in 3, 7, 11, 15, 19 and 1, 6, 11, 16, 21। ठीक है, इसका जो 10th कॉमन टर्म है वो निकालिए। ट्राई करेंगे, 2 मिनट देता हूँ, जल्दी कीजिए। कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो पूछ लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 11। फर्स्ट सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या है, गलत है, 4 इज नॉट करेक्ट। हमें 10th कॉमन टर्म निकालना है। 10th, अब फर्स्ट का क्या है, सेकंड का, तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 5 और 4 का एलसीएम है। एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम इज नॉट 10। 5 into 4 is 20। सिखा दूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक बार रिवाइज करना करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कल मैंने HCF पढ़ा था या लास्ट क्लास में शायद। ठीक है, एलसीएम निकालना आता है ना पक्का। हुआ किसी का? हाँ, तो वो तो दिख ही रहा है, क्या है फर्स्ट कॉमन टर्म 11। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए फर्स्ट कॉमन टर्म इज 11, दैट्स विजिबल। फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं पता है ना, 2 कंसेक्यूटिव नंबर को माइनस करके बड़ा नंबर पहले लेना है, पिछला नंबर बाद में लेना है, ठीक है। सेकंड इसका क्या है कॉमन डिफरेंस, 5, तो 4 है एक का, 5 है दूसरे का। सो जो नया सीरीज बनेगा कॉमन टर्म्स का, उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 5 into 4। मतलब इस केस में 5 और 4 का जो एलसीएम आ रहा है वो 5 into 4 आ रहा है। ये जरूरी नहीं कि हर केस में वही है, लेकिन इस केस में आ रहा है 5 into 4 20। सो नए सीरीज का फर्स्ट टर्म 11 है और कॉमन डिफरेंस 20 है। सो 11th टर्म हमें निकालना है, सॉरी 10th टर्म हमें निकालना है, 191 या ठीक है। देखिए फर्स्ट सीरीज का कॉमन डिफरेंस है, मैं D1 लिखता हूँ, इज 4। D2 सेकेंड सीरीज का कॉमन डिफरेंस इज 5। सो जो कॉमन डिफरेंस नए इसका बनेगा, नए सीरीज का बनेगा ऑफ द कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स मेरा 11 से स्टार्ट हो रहा है, मुझे बस इतना ही पता है कि 11 इज द फर्स्ट कॉमन टर्म, ठीक है। सो इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस बनेगा इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है, या एक बार बता दूं क्विकली, पता है, ओके 20, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे 5 की जगह 6 होता तो इसका एलसीएम कैसे हो, क्या होता, 24, 12, ठीक है, ओके। एनीवेज इसका 20 है तो इसका 12, तो ये मुझे फर्स्ट टर्म पता लग गया, कॉमन डिफरेंस पता लग गया। तो 8 10 क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 मतलब 9 into 11। एज इज कैचिंग अप, दैट्स व्हाई ये हो गया 11 प्लस 9 into 180 191। गॉट इट, आसान था, ओके। अब और आसान एक क्वेश्चन आएगा, वो करते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन है, गो ब्लाइंड इनटू इट। मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला, कुछ नहीं समझाने वाला, खुद से समझिए। आपको मैं 2 से 3 मिनट देता हूँ। अगर आप मतलब ऐसा नहीं आप सॉल्व नहीं कर सकते, अगर आप प्रोसीड कर सकते हैं प्लीज प्रोसीड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन खुद से पढ़िए, समझिए क्या क्वेश्चन में है। मोस्टली मेंस के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि स्टेटमेंट से ही खिलवाड़ ज्यादा है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट में इतना कुछ मुश्किल होता नहीं, वो जो लिखते क्या इंग्लिश में वही नहीं समझ आता, ठीक है। तो इसलिए उसको समझिए थोड़े आराम से, और फिर देखिए वो कहना क्या चाहते हैं, पूछ क्या रहे, देन ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। डू इट योरसेल्फ, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हेन आई कम टू द सॉल्यूशन। Okay. No, bit off. 157. It's okay. Give it a go. Don't worry about कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ आएगी नहीं, पहले तो ये बताओ। क्वेश्चन समझ आया? रियली गुड। समझ आया तो गुड। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझ ले पहले, जस्ट टू एक्सप्लेन। हो सकता है क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए तो उसके बाद हम सॉल्व कर भी सके, ठीक है। इन्होंने एक एपी लिखा है, लेट एपी इज ए सेमीकोलन डी। ये जो इन्होंने लिखा है ना, ए सेमीकोलन डी, ये बाय द वे कोई एपी लिखने का तरीका नहीं है, उन्होंने खुद से डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट एपी है उसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंसेस, सो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो सेकंड टर्म क्या होगा 4, 1 + 3, फिर अगला टर्म 7, 4 + 3, 7 + 3 10, राइट। जो मेरा AP2 है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, अगला टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है 7, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 गिवन है, अगला टर्म, अगला, ठीक है। 4 टर्म से लिख रहा हूं। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, अगला क्या होगा, अगला, अगला, हाँ 17 + 7 = 24, ठीक है। इस तरह से कहां तक जाएगा ये, इंफिनिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन यहां तक समझ आया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगला क्या पूछा है, इज इक्वल टू इफ इन तीनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन टर्म्स, मतलब इन तीनों सीरीज का हमें कॉमन टर्म्स बना के एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, ए एंड डी वाला, ठीक है। सो ये बस बताने का तरीका मैथमेटिकली कि इंटरसेक्शन मतलब इसे कॉमन टर्म्स निकालो और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे आप नया वाला, तो उसका एक ए भी निकलेगा और एक डी भी निकलेगा, यानी फर्स्ट टर्म निकलेगा एंड एक कॉमन डिफरेंस भी निकलेगा, उन दोनों का सम बताना, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया कर, अब कैसे होगा, ठीक है। D1 कितना है गिवन है, देखिए इसमें तो अलग से कैलकुलेट भी नहीं करना। 357 का एलसीएम
चलो आई टेक योर वर्ड वैल्यू 105। आप कह रहे हो कि नए टर्म का कॉमन डिफरेंस 105, तो 105 तो हमारा कम से कम आंसर हो गई। अब बस फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। 105 15 सही 105, ठीक है। तो 105 से बड़ा आंसर होगा, ठीक है। 22 गलत है मतलब, ठीक है। नहीं दैट्स ओके, जस्ट किडिंग। 105 में हमें फर्स्ट टर्म ऐड करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। अच्छा बाय द वे, इन दोनों सीरीज का फर्स्ट टर्म तो मुझे 17 दिख रहा है, लेकिन 17 इसमें नहीं होगा क्योंकि ये 3 से बड़ा है, यानी 13 के बाद 10 के बाद 13 होगा, फिर 16 होगा, फिर 19 होगा, यानी 17 इसमें नहीं है। 17 इज नॉट द फर्स्ट कॉमन टर्म। फर्स्ट कॉमन टर्म कैसे होगा, दैट्स द होल चैलेंज। हाँ समझ आया? हम पहले दो एबीज कंसीडर करेंगे, उनका कॉमन डिफरेंस लेंगे, कॉमन टर्म्स का और एक दूसरा एबी बनाएंगे, फिर उस दूसरे एबी का कॉमन टर्म्स और तीसरे जो रिमेनिंग एबी है उसके साथ एक कॉमन टर्म। दैट्स द राइट डायरेक्शन। यस दैट्स ट्रू, ठीक है। बट इन दोनों का कॉमन टर्म निकालना इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक है। फिर उसको इसके साथ सिंक इन करना कि जो इन दोनों का कॉमन टर्म है वो इसका भी कॉमन टर्म हो, हमें ऐसे निकालना है। फर्स्ट दो सीरीज का हम कॉमन टर्म निकालेंगे, उस कॉमन टर्म को हम चेक करेंगे कि थर्ड सीरीज में है कि नहीं। थर्ड सीरीज में नहीं है तो क्या करेंगे, फिर से अगला कॉमन टर्म निकालेंगे, वो तो इसमें है कि नहीं करेंगे चेक। फिर अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो फिर से करेंगे। ऐसे कितनी बार कर सकते हो और कितना टाइम है हमारे पास, ठीक है। हमें मिनिमाइज करना है। सो हम क्या करेंगे, हम कॉमन टर्म इसका nth मान लेंगे, इसका nth मान लेंगे, इसका pth मान लेंगे, ठीक है। और तीनों को इक्वेट कर देंगे, उससे जो भी n m और p की वैल्यू आएगी वो हमारा कॉमन टर्म होगा। लॉजिकली समझिए, देखिए मुझे पता नहीं कौन से नंबर का पोजीशन कॉमन टर्म है, इसका कोई एक पोजीशन होगा, इसका मान लीजिए 10th पोजीशन जो आ रहा है टर्म, हो सकता है इसका वो 14th पोजीशन हो सकता है इसका ये 18th पोजीशन हो, ठीक है। इसका 10th, इसका 14th, इसका 18th हो सकता है फर्स्ट कॉमन टर्म हो। वी डोंट नो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन वहां तक पहुंचना इज सो टाइम कंज्यूमिंग। मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ नोइंग दैट एग्जैक्ट पोजीशन, मैं इसका nth टर्म मान लूंगा, इसका mth टर्म मान लूंगा और इसका pth टर्म मान लूंगा कि ये तीनों टर्म ऐसे जो कॉमन टर्म है इन तीनों में। लॉजिक समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसको, इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं। इसका nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 1 इसका डी, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू इसका nth टर्म, यानी nth होगा 2 प्लस m माइनस 1 इंटू, अच्छा इसका d का वैल्यू लिख लेते ना फर्स्ट में, d हमें 3 गिवन है, राइट। इसका d का वैल्यू क्या है 5, ये भी गिवन है। अगला होगा मेरा 3 प्लस p माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। अब मुझे n, m और p की ऐसी वैल्यू चाहिए कि तीनों आपस में इक्वल हो जाए। यही इंटेंशन है ना, वही मेरा फर्स्ट कॉमन टर्म होगा, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे ना, पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को पिक करता हूँ, ठीक है, और फिर n को मैं m के टर्म्स में लिख दूंगा, ठीक है। आप मैं कैसे करता हूँ, देखिए इन दोनों इक्वेशन को पिक किया, ये 1 2 से माइनस हो गया और ये ब्रैकेट खोलूंगा, 3n माइनस 3 इक्वल टू 1 प्लस 5m माइनस 5, ठीक है। 3n इज इक्वल टू, यहाँ पे गया ये 4 माइनस 1 वुड बी माइनस 1, 5m माइनस 1 अपॉन 3 भी कर दे रहा हूँ, इस 3 को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। सो देखिए मैंने n जो है m के टर्म्स में लिख लिया। ये समझ आया कि नहीं कैसे किया मैंने, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, बस इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। n को फिर मैंने m के टर्म्स में लिख दिया, ठीक है। अब किसको सॉल्व करूँ, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर से n के टर्म्स में ले आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि मेरी दोनों में n के टर्म्स में एक m की वैल्यू आएगी और एक p की वैल्यू आ जाएगी, हमें बस दोनों को इक्वेट करना होगा कि कहाँ पे वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। सो ये फिर से क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू, कहाँ गया है, ओके, 3 प्लस 7p प्लस, और नहीं प्लस नहीं, माइनस 7। ये समझ आया कैसे हुआ, ये p माइनस 1 है यहाँ पे, समझ आया सबको क्या हुआ,
ये ऊपर से जा रहा हूँ, समझा ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये -2 होगा, -2 को यहाँ पे लेके गया, +2 होगा, 5 -7 वुड बी -2 और 3n वुड बी इक्वल टू 7p/3। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे m की ऐसी वैल्यू चाहिए कि ये ना एक होल नंबर बने, आई मीन एक नेचुरल नंबर बने, फ्रैक्शन नहीं बन सके, बिकॉज ये पोजीशन है, nth पोजीशन है, pth पोजीशन है, mth पोजीशन है, ये फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, डेसिमल नहीं हो सकता, इसका हैज़ टू बी अ होल नंबर, राइट, समझ लो। तो अगर मैं पहला नंबर, अगर मैं m इक्वल टू 1 लेता हूँ तो ये क्या होगा, 5 - 1 4/3 फ्रैक्शन। सो m इक्वल टू 1 काम नहीं कर रहा। समझ आया मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? ये मेरे पोजीशंस हैं, m, n एंड p, ये सारे पोजीशन है, इट हैज़ टू बी अ नेचुरल नंबर। सो जब मैं m इक्वल टू 1 लेता हूँ, n की वैल्यू 4/3 आ जाता है, विच इज़ अ डेसिमल, तो वो m इक्वल टू 1 इज़ नॉट वर्किंग आउट। m इक्वल टू 2 लेता हूँ तो 10 - 1/3 होल नंबर। क्या लिया मैंने? m इक्वल टू 2 लिया, लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गया, पता है क्या? हमें ये उल्टा करना चाहिए, हमें दोनों n के टर्म्स में लिखना चाहिए, तभी वो n की वैल्यू में इधर भी डाल के देखूंगा कि इसके लिए वर्कआउट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सो इट्स ओके, मैं फटाफट इसका उल्टा लिख देता हूँ। 3n m इक्वल टू 3n + 1/5। समझ आया क्या मैंने? पहले मैंने n के टर्म्स में लिखा था, अब m को m के टर्म्स में लिखा हूँ, यहाँ पे भी वही करूँगा। p वुड बी इक्वल टू 3n + 2/7। उल्टा किया मैंने, क्यों? क्योंकि अभी जो n की वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे भी डालूंगा। ठीक है, अब फिर से वही प्रोसेस कि मुझे ये फ्रैक्शन में नहीं, नेचुरल नंबर्स में चाहिए। n इक्वल टू 1 डाला तो 4/5 फ्रैक्शन, 2 डाला तो 6 + 1/5 फ्रैक्शन, 3 डाला तो 9 + 1/5 2 होल नंबर। n इक्वल टू 3 पे होल नंबर आ रहा है। अब मैं देखूंगा n इक्वल टू 3 अगर यहाँ पे डालूँ तो भी होल नंबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 3 × 3 = 9 + 2 11 नहीं आ रहा। सो n इक्वल टू जब मैंने 3 लिया तो यहाँ पे तो होल नंबर आ गया, यहाँ पे नहीं आया। अब 3 के बाद क्या लूँगा फिर? 4 नहीं लेना। हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इन दोनों का, उतना जंप मारिए, क्योंकि अभी मैं इस वाली इक्वेशन से डील कर रहा हूँ। 3 का अगर मैंने 3 मेरा फर्स्ट नंबर था जिससे ये होल नंबर आ रहा है, अगला होगा 3 + 5 8 8 पे ही आएगा होल नंबर। ठीक है, उसके पहले नहीं आएगा। तो 8 पे लिया तो 24 + 5 24 + 1 25/5 आ गया 8 पे होल नंबर। समझ आइए जंप क्यों मारो मैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेव्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, जो डिनोमिनेटर आएगा उतना जंप मारते रहिए। ठीक है, सो 8 पे मेरा यहाँ फिर से होल नंबर आ रहा है। 8 पे क्या यहाँ पे होल नंबर आएगा? 8 × 3 = 24 + 2 26/7 इज़ नॉट। 8 पे भी नहीं आया, 3 पे भी नहीं आया, तो 8 के बाद अगला क्या आएगा? 8 + 5 इज़ 13 13 पे यहाँ पे 13 × 3 = 39 + 2 41 41/7 नहीं। अच्छा, 13 के बाद क्या लूँगा मैं? 13 पे भी वर्कआउट नहीं हुआ, अगला हुआ 18 18 तो यहाँ पे 18 3 कितना होता है यार? +1 55/5 वर्कआउट हुआ। 18 3 54 + 2 56 56/7 8, यानी n इक्वल टू 18 पे ये वर्कआउट हो रहा है। सॉरी दिस, सो n इक्वल टू 18 मिल गया मुझे। आप कॉरस्पॉन्डिंग m और p भी निकाल सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, एक निकल गया काफ़ी है। ठीक है, सो n इक्वल टू 18 पे वर्कआउट हो रहा है। सो अब मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूँ, कॉमन फर्स्ट टर्म n 18 पे आ रहा है। मेरा सीरीज़ क्या है? कहाँ वाला? फर्स्ट सीरीज़, ये मेरा n वाला सीरीज़ है, राइट। तो इसका जो 18th टर्म है ये होगा मेरा फर्स्ट कॉमन टर्म। इसका 18th टर्म कैसे निकालेंगे? हाँ, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या है? 1 + 17, क्योंकि 18 टर्म निकाल रहा हूँ तो इंटू 17। d क्या है इसका? 3 है, तो फिर 17 3 is 51 + 1 52। ठीक है, मेरा ओरिजिनल आपको याद है कॉमन डिफरेंस क्या था? 105 था। तो a + d निकालना है, तो इसमें मैं 105 ऐड करूँगा तो 157। आंसर आ गया? देखिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है,
बट दैट्स फाइन। एक बार आप लोग ये करने लग जाएंगे ना, आपको ये अप्रोच पता लग जाएगा कि इट्स नॉट नेसेसरी टू मैनुअली फाइंड आउट कि फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है। आप सीधा इस प्रोसेस से कर सकते हैं। ये प्रोसेस भी आपको लंबा लग सकता है अभी के लिए, लेकिन इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस एक्चुअली। आप देखा जाए ना तो आप बस कॉमन टर्म्स को कंपेयर कर रहे हैं टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ पोजीशन जिसमें फर्स्ट कॉमन टर्म निकल जाए। ठीक है, सो ये जो मैंने किया ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ये जो डिनोमिनेटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार तुम्हें फर्स्ट m मिल जाए जिस पे ये नेचुरल नंबर आ रहा है, उतने फिर डिनोमिनेटर से बढ़ाते रहिए। ठीक है, फिर क्विक इन योर प्रोसेस। नहीं तो आप 18 तक पहुंचने में सोचिए कितना टाइम लग जाता है, 1 2 3 4 करते करते 18 तक पहुंचने में। आप इस डिनोमिनेटर की वजह से फटाफट पहुंच गए। इनफैक्ट अगर आपने ये वाला डिनोमिनेटर, अच्छा दोनों का 3 है, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है। समझ आया? आगे बढ़े। ओके, इसके सॉल्यूशंस गिवन है बाय द वे पीडीएफ में, आप पढ़ के देख सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो भी रिकॉर्डेड है, उसमें भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, सम की पॉइंट्स टू डिस्कस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने सीखा है और जो आगे सीखेंगे। ठीक है, कॉमन टर्म्स ऑफ 2 APs फॉर्म एन AP, अभी हमने किया क्वेश्चन में। ठीक है, इफ A1 A2 A3 आर इन AP देन KA1 KA2 KA3 और ऑल्सो इन AP। मैंने किसी AP में कुछ भी आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, जो नया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा दैट विल बी ऑल्सो इन AP। ठीक है, ये सब पॉइंट्स ना क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इन पॉइंट्स को अगर आपको पता है ना तो आप फटाफट क्वेश्चन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपको फिर रीकैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये AP में है कि नहीं। आपने देखा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है मतलब AP में ही होगा, या फिर कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस भी है, एडेड या सब्ट्रैक्टेड भी है, तो भी जो नया सीरीज़ बनेगा वो भी AP में रहेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट में मैंने मल्टीप्लाई किया, सेकंड में मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो उससे भी AP का सीरीज़ ख़राब नहीं होता। ओके, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज़ है जिसमें 5 टर्म है, A1 A2 A3 A4 A5। मैं 5 टर्म से समझा रहा हूँ, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, बट फाइनाइट टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। तो सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। इक्विडिस्टेंस मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इन दोनों टर्म्स का जो सम होगा, ठीक है, फिर सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म, इन दोनों टर्म्स का जो सम होगा ये बराबर होगा। ठीक है, इसमें तो 5 टर्म्स थे, मान लीजिए 6 टर्म होते, A6 तक होता, तो क्या होता है, तो ये फिर और वैलिड नहीं होता ये वाला, तो फिर A1 और A6 का समेशन, A2 और A5 का समेशन एंड A3 एंड A4 का समेशन आपस में बराबर होता। गॉट इट? ये तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर मान लीजिए ऑड होता, वापस हम ऑड में आ गए कि हमारे पास 5 टर्म्स हैं, तो फिर A1 प्लस A5 वुड बी इक्वल टू A2 प्लस A4। क्या इसमें A3 के साथ कुछ रिलेशन बन सकता है? बनता है। ये जो सम है ना A1 प्लस A5 इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A3, इसका ट्वाइस होता है। इनफैक्ट A2 प्लस A4 विल ऑल्सो बी ट्वाइस ऑफ A3, क्योंकि सारे समेशन तो बराबर ही है ना, तो ट्वाइस ऑफ A3 होता है अगर ऑड नंबर है। समझा सकता हूँ? ओके, अगला अज्यूमिंग टर्म्स इन AP। अभी कई क्वेश्चंस में आते हैं ना जहाँ पे आपको AP पूछा जाता है कि ये 3 टर्म्स है, ये AP में आपको बताया जाता है, लेकिन टर्म्स कौन से हैं ये नहीं बताया जाता, तो हमें टर्म्स अज्यूम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम टर्म्स अज्यूम कैसे करते हैं? अगर 3 टर्म्स पूछे गए हैं तो हम फर्स्ट, ठीक है, कमिंग बैक टू, अगर 3 टर्म्स हम अज्यूम करते हैं तो कैसे अज्यूम करना, समझ आया? A minus D, A plus D, D is the common difference, A is the second term, first term क्या है? A minus D, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलती से A मत लिख दीजिएगा। अगर हमें 4 टर्म्स अज्यूम करने हैं तो A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? A minus 3D। कॉमन डिफरेंस क्या है? D। नहीं, 2D। देखिए, इसमें हमने 2D कॉमन डिफरेंस रखा है। इस फॉर्म में इसलिए रखा ताकि सिमेट्रिक रहे और ये जो 3D आपस में कैंसिल हो जाए, DD आपस में कैंसिल हो जाए, सीधा हमें एक ही वैल्यू मिल जाए। मतलब एक इक्वेशन से हमें एटलीस्ट एक वैल्यू मिल जाता है। दैट्स व्हाई वी डू इट लाइक दिस। 5 टर्म्स हो देन इट्स ऑन सिमिलर लाइन्स एंड एज 3 टर्म्स, और ऐसे रखते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म होगा A minus 2D और कॉमन डिफरेंस होगा D। ठीक है, सो 4 टर्म्स एंड 3 टर्म्स में क्या डिफरेंस है ना वो ध्यान रखिएगा। ओके, ये हमारे कॉन्सेप्ट से इसको याद रखिए, कुछ की पॉइंट से क्वेश्चन करते हुए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके,
द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे पास इंटीजर है 23, उसके डिजिट्स क्या होगा 2 and 3, ठीक है। सो अ डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग 3 डिजिट्स आर इन AP। मतलब जो मैं इंटीजर लिख रहा हूँ ना, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ 123 एक इंटीजर है, सॉरी हाँ ये एक इंटीजर है, उसके 3 डिजिट्स हैं। ये जो तीनों डिजिट्स है ये आपस में AP में। अच्छा 123 के तीनों डिजिट्स AP में है क्या है? फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो 1 2 3 इट्स एन एग्जांपल ऑफ दिस। डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स आर इन AP। समझ आएगा इस टर्म का, इस लाइन का मतलब समझ आया सबको। एंड देयर सम इज 15। तो इन डिजिट्स को अगर मैं ऐड करूँ तो आंसर 15 आना चाहिए। इस केस में 6 आ रहा है, बट जो भी इन्होंने नंबर सजेस्ट किया है उसमें 15 आएगा। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज, अच्छा अगर इसको मैंने रिवर्स कर दिया तो क्या हो गया 321, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज, लेट्स कीप ट्राइंग लाइक दिस। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर मैंने इंटीजर्स को रिवर्स कर दिए तो जो नया नंबर बनेगा दैट न्यू नंबर इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, हो गया, बिग डील हो जाएगा। करके दिखाऊं एक बार इस टाइप का, ठीक है। मान लीजिए मैंने अपने ओरिजिनल नंबर को ले, हाँ 3 डिजिट, क्या इसको मैं ABC टाइप्स लिख सकता हूँ? ABC, ये मेरा ओरिजिनल इंटीजर है जिसमें 3 डिजिट्स है A, B and C। तो A, B और C किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सो अभी हमने जब अंडरस्टैंड किया, जब हमें 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेने तो कैसे लेने चाहिए? A माइनस D, A प्लस D, ठीक है। मतलब बीच के नंबर के हिसाब से हम लेफ्ट एंड राइट का नंबर डिसाइड करें। इसका बीच का नंबर B है, तो क्या इसको मैं B प्लस D एंड B माइनस D ले सकता हूँ? समझ आया ये स्टेप? इसमें मैंने A ले लिया, B लिया। B क्यों लिया? क्योंकि बीच का नंबर B है इसलिए। ये स्टेप समझ आया सबको? ओके, ये मेरा नंबर हो गया। 3 डिजिट्स आर इन AP एंड देयर सम इज 15। अच्छा इनका सम भी 15 दिया, यानी B माइनस D प्लस B प्लस D इज 15। सो देखिए इसका जो बेनिफिट था वो हो गया 3B इक्वल टू 15, D इक्वल टू 5, यानी मेरा बीच का नंबर 5 है, इतना पता चल गया मुझे, ठीक है। आई गॉट दिस, बीच का जो डिजिट है वो 5 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन ओरिजिनल नंबर। अच्छा रिवर्स करूंगा तो क्या बन जाएगा? CBA, ठीक है। दिस इज 594 लेस देन ओरिजिनल नंबर, यानी मेरा ओरिजिनल नंबर से अगर मैं 594 माइनस करूं तो ये बनेगा, ये दिख रहा है? ये समझ आया? ठीक है, फाइंड द नंबर। ओके, अभी देखिए जब मैं ABC लिख रहा हूँ, एक्चुअली ABC इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग 1 2 3 लाइक दिस। दिस इज नॉट द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल नंबर। अगर मुझे एक्चुअली ये लिखना होगा ना तो मुझे लिखना पड़ेगा कि A को मैं पहले 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज वो 100th पोजीशन में है। सो 100 इंटू A प्लस 10 इंटू B प्लस C। इस नंबर को अगर मैं एक्सपैंड करूँगा तो ऐसे होगा, समझ आया? Why I am doing this? So that इसको मैं एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकूँ, दैट इज़ माई इंटेंशन, ठीक है। वैसे ही CBA को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 100 इंटू C 10 इंटू B प्लस A। CBA को ऐसे लिख सकता हूँ एक्सपैंडेड फॉर्म में। ये समझ आया कि नहीं? ये शायद हमने क्लास 8-9 में कभी पढ़ा होगा, पोजीशन वाइज जो होता है। दिस शुड बी इक्वल टू ABC हो गया मेरा 100 A प्लस 10 B प्लस C माइनस 594, ये माइनस 594 इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया मेरा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? अब मुझे C की वैल्यू भी पता है, A की वैल्यू भी पता है, वो वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। A की वैल्यू क्या है? B माइनस D। अच्छा पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर ले गया, उसके बाद रिप्लेस करते हैं। 594 को मैं इधर ले आता हूँ, बाकी मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। 100 A माइनस A वुड बी 99 A। 10B, अच्छा 10B तो कैंसिल ही हो गया। C माइनस 100 इज माइनस 99 C। यहाँ तक समझ आ गया सबको? ठीक है। अब मैं क्या, ये A है एक्चुअली, ये 9 जैसे दिख रहा है। A को मैं रिप्लेस कर दूंगा 99 ऑफ B माइनस D से, ठीक है। एंड
-99 सी को मैं रिप्लेस कर दूंगा बी प्लस डी से। हमने ये एज्यूम किया था क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 594। डी हमने बी की वैल्यू निकाल ली है। अच्छा बट फ़ायदा नहीं है, देखो ये 99b माइनस 99d माइनस 99b माइनस 99d इज इक्वल टू 594 आ रहा है, ठीक है। ये एनीवेज कैंसिल हो रहा है b, तो b के वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं। माइनस 99d माइनस 99 वॉट, सॉरी ये d है, ठीक है। माइनस 99 कितना होता है, 200 से 2 कम, 198d नेगेटिव इक्वल टू 594। आई थिंक इसका 3 टाइम्स होता है ये -3 आएगा d। समझ आया d का वैल्यू कितना आ गया? b माइनस डी और b प्लस डी क्यों? ये मैं b माइनस डी और b प्लस डी क्यों लिया, समझ आ गया? मतलब वो क्यों लिया? क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे a था, a को मैंने b माइनस डी से रिप्लेस किया, और यहाँ पे c था, c को मैंने b प्लस डी से रिप्लेस किया। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली मैंने a b c जो टर्म था मुझे गिवन था ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, सो आई अज्यूम्ड कि ये अगर b है तो ये b माइनस डी होगा और ये b प्लस डी होगा। याद है इनिशियल स्टेप में मैंने ये अज्यूम किया था, वही मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया बस, सो दैट a और c जो वेरिएबल से वो हट जाए, ठीक है। मेरा d माइनस 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, ए बी सी, राइट। ए बी सी का b मेरा कितना आया था 5, तो a कितना हो जाएगा अगर मेरा कॉमन डिफरेंस 3 है। a मैंने अज्यूम किया था b माइनस डी, राइट। सो b माइनस ऑफ -3 वुड बी